गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद आलोक पे। मैथ्स की इंडिविजुअल क्लास में मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जल्दी सब लोग जुड़ जाएं। निर्भय सिंह हैं, कृष्णदेव द्विवेदी हैं, रोली मिश्रा हैं, कृति गुप्ता हैं, निर्भय सिंह, वर्षा श्रीवास्तव, नितिन कुमार बनर्जी, श्वेता सिंह, सुरेश कुमार बिश्नोई, शुभांशु श्रीवास्तव, मृदुल राय। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, सब लोगों तक वीडियो पहुंच गया है, वॉइस आप तक प्रॉपर है? आप मुझे कमेंट करके बता दें। अमित पाल, राकेश कुमार, अद्विका सिंह, कपिल कदियान, अमरिंदु पांडे, अभिषेक यादव। आवाज जा रही है आप तक? मेरी आवाज आप तक जा रही है और वीडियो प्रॉपर चल रहा है तो एक बार आप कमेंट कर दें हमें। सभी का स्वागत है, सबको गुड मॉर्निंग, वेलकम सभी का आपकी क्लास में। ओके चलिए देखिए, हम लोग जो है जहां से पिछली क्लास में एंड अप किए थे वहीं से शुरू करेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है, आपको पता होगा, ये शेड्यूल आपको क्लियर है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है। मैं अपने पैटर्न के हिसाब से अगर कंटिन्यू कर रहा हूं तो मैं अभी धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। मैं इन्हीं को जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अपने हाथों से खुद भी नोट्स बनाएं। मैं भी आपका नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं और नोट्स ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड है उसको हम नहीं भेजेंगे आपकी क्लास के लिए, हम सेल्फ प्रिपेयर्ड खुद से नोट्स भेज रहे हैं, बना रहे, रेडी कर रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर एंड अप होता जाएगा मैं नोट्स आपको भेजता जाऊंगा। प्रैक्टिस जैसे मैंने कहा है उसी सीक्वेंस में मैं कराते रहूंगा, तो आप लोग उसके लिए एकदम से निश्चिंत रहिएगा। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एफर्ट करिएगा, खुद से भी नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। पिछली क्लास में हमने जब क्लासिफिकेशन दिया, नंबर्स को समराइज किया, उसके संबंधित कुछ 8-10 आपसे जो है इस टाइप से डिस्कशन भी किया जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स को डिस्कस किया जिसमें SR9 में आपने आंसर भी दिया था। मैंने जहां पर इंडक्ट किया था वहीं से मैं बात करता हूं। मैंने आपसे बताया कि हम प्राइम नंबर के ऊपर थोड़ा ज्यादा एफर्ट दिखाते हैं। प्राइम नंबर जिसको हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। आपने अभाज्य संख्याओं की डिफिनीशन भी पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं की डिफिनीशन या इन संख्याओं को कैसे डिफाइन हम करते हैं। मैंने कहा था कि एक ऐसी संख्याओं का समूह होता है जो खुद से मतलब इटसेल्फ और 1 इन दोनों से डिविजिबल होते हैं, इन दोनों से डिवाइडेड होते हैं कंप्लीटली। मतलब ऐसी संख्याओं का समूह जो कि धनात्मक हो, साथ साथ वो केवल 1 से कटे तथा स्वयं से कटे, ऐसी संख्याओं के समूह को ही हम लोग यहाँ पर अभाज्य संख्या कहते हैं। अब स्वयं से तथा 1 से कटने के दौरान एक कंफ्यूजन भी जनरेट होता है दिमाग में कि हर दुनिया की हर संख्या भी स्वयं से और 1 से कट जाती है, वो चाहे जैसी संख्या हो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इस समय हमको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। केवल 2 गुणनखंड मतलब 2 ही फैक्टर जिस संख्या के होंगे वह संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। यह बात आपने पढ़ी थी, शुरुआत आपने 2 से किया था, देन आफ्टर 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, 11 लिया, 13 लिया। अभी इस पर बहुत डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसमें मैंने आपको कुछ कैटेगरी बताई प्राइम संख्याओं की, अभाज्य नंबर्स की। मैंने कहा इनको हम कुछ और स्पेशल इनकी कैटेगरीज पर फोकस कर सकते हैं, फोकस हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर अभाज्य संख्या की, तो एक होता है समूह रिलेटिव प्राइम का, एक समूह होता है रिलेटिव प्राइम का जिसको हम सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या कह सकते हैं। आप इसको सापेक्षित अभाज्य संख्या कह सकते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में इस कॉम्बिनेशन को नोट कर लीजिएगा, इस सीक्वेंस को जो मैं आप लिखवा रहा हूं इसको हम प्रॉपरली अभी डिफाइन करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और तीसरा हमारे पास होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था, इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब एक एक के बारे में हम डिफाइन कर दें और जो इस पर प्रश्नों का पैटर्न है, जैसे जैसे प्रश्न इस सब कॉन्सेप्ट पे संबंधित पूछे जाते हैं, मैं एक एक करके आपको समझाते जाऊंगा, एक एक करके आप लोग समझते जाइएगा। वीडियो पॉज हो गई है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है आप मुझे थोड़ा सा शेयर कर दें। सब लोग जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, ऐसी कोई समस्या है वीडियो में, प्रॉपर पहले क्लियर हो जाना जरूरी होता है क्लास स्टार्ट होने से पहले, नहीं तो कहीं प्रॉब्लम आती है। जो कंफ्यूजन हो, जो डाउट हो, अभी दूर कर लिया जाए। तो ऐसी कोई समस्या है तो मुझे क्लियर बताएं जल्दी से। वीडियो चल रहा है? यस, ओके, कोई बात नहीं, मतलब प्रॉपर हो रहा है, सब कुछ चल रहा है ना, ठीक है। हाँ ओके, तो मतलब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके साथ भी थोड़ी ऐसी समस्या हो रही है प्लीज एक बार अपने को जो है थोड़ा सा मोबाइल रिफ्रेश कर लेंगे, क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। बिल्कुल, रिफ्रेश करने से कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है, इसकी वजह से समस्या आती है।
जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे क्लास ओपन हो जाएगी। तो मैंने जो आपको बताया कि हम इन 3 प्रकार के अभाज्य संख्याओं पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, चीजें समझ में आ जाएगी और इसकी टेक्नोलॉजी भी क्लियर हो जाएगी कि इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो सबसे पहले मैं हेडिंग करने जा रहा हूं रिलेटिव प्राइम की। रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर हम इसको कहते हैं यहां पर सापेक्षित अभाज्य संख्या या अपेक्षित अभाज्य संख्या। सापेक्षित अभाज्य संख्या। अब आप यहां पर अपनी जब इसकी डिफिनीशन की बात करोगे, अच्छा इन तीनों में जो मैंने यहां पर कॉम्बिनेशन यूज किया है, चाहे मैंने रिलेटिव लिया है, चाहे को लिया है, चाहे ट्विन लिया है, इन तीनों अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो ऐसे अभाज्य संख्याओं के पेयर लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो डिफिनीशन बनेगी हम लिखेंगे अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा। अब सॉरी, हम यहां पर लिखेंगे कि संख्याओं का वह जोड़ा। हम लिखेंगे सिंपली यहां पर संख्याओं का वह जोड़ा, का वह जोड़ा। जोड़ा मतलब पेयर, आप समझ सकते हैं। वह पेयर मतलब जोड़ा जिनके मध्य एक गुणनखंड के, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के तौर पर हो। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के तौर पर हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैं यहां पर आपको जो डिफिनीशन दे रहा हूं इसको लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा यहां पर स्लो रहूंगा, लेकिन आपको समझ में आने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर मैं बहुत फास्ट अगर चलूंगा तो चीजें क्लियर नहीं होगी। मैंने सापेक्षित अभाज्य संख्याओं की बात करी तो हमने कहा अभाज्य मतलब ऐसी संख्याओं का, कोई भी संख्याओं का वह जोड़ा जिनके बीच कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। एक का मतलब एक काउंटिंग में संख्या नहीं, एक एग्जैक्टली नंबर ही हो। जैसे हम कह सकते हैं ऐसी दो संख्याओं को जिनका एचसीएफ, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल एक हो, मतलब उनके बीच केवल एक गुणनखंड हो जो कि दोनों के बीच उभयनिष्ठ हो, दोनों के बीच कॉमन हो। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन। उन दो संख्याओं को हम लोग यहाँ पर सापेक्षित अभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग यहाँ पर, मैंने कहा 2 और 3। अब 2 और 3 हम एक ऐसी संख्याओं का पेयर ले रहे हैं जिनके बीच उभयनिष्ठ की बात करिए, कॉमन फैक्टर्स की बात करिए तो कॉमन फैक्टर्स केवल एक है, 2 में भी और 3 में भी। ऐसे मैंने 2 और 5 को ले लिया। अब आप देख रहे हैं इनके बीच भी उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें तो केवल 2 और 5 है, मतलब 1 है। मतलब ऐसी और कोई अन्य संख्या नहीं जो दोनों को फैक्टराइज कर सके, दोनों को काट सके। अब आपने लिखा सर 1 और 2। अब 1 और 2 की भी बात अगर किया जाए तो यह दोनों संख्याएं भी सापेक्षित अभाज्य संख्या होंगी। जबकि अगर उभयनिष्ठ गुणनखंडों की बात करेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों के बीच में भी एक ही आ रही है। एक और हमने यहाँ पर 7 ले लिया, एक और 5 ले लिया मैंने यहाँ पर। देखिए 1 और 5 लेने पर भी आपको दिख रहा है कि इनके बीच भी उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल कौन है? एक है। इसलिए यह संख्या का पेयर भी क्या कहलाएगा? सापेक्षित अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन लोग के दिमाग में आता है कि हम तो यहाँ पर ऊपर लिखे हैं अभाज्य संख्या, जबकि हम देख रहे हैं कि एक क्या है। मैंने कल उस दिन बताया था आपको पिछली क्लास में कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो यहां पर मैंने यह लिखा भी नहीं है कि अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, यहां पर मैंने लिखा संख्याओं का वह पेयर, संख्याओं का वह जोड़ा, मतलब संख्याएं कोई भी हो। संख्याएं मतलब जैसे हमने 1 और 2 को लिया है, 1 और 7 को लिया है, 1 और 5 को लिया है, जिसमें आपको अच्छी तरह से पता है कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। लेकिन इनके बीच मतलब हम ऐसे आपको एक सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि दो किन्हीं भी संख्याओं का जोड़ा, पेयर, जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, मतलब कॉमन फैक्टर केवल एक हो, वह संख्याओं का जोड़ा आपका रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाता है, मतलब सापेक्षित अभाज्य संख्या कहलाता है। इसलिए आप 4 और 7 अगर कहीं लिखा है तो उसको भी आप कह सकते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। जबकि 4 की बात करो तो 4 आपके पास, आपको पता है कि इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 7 आपका प्राइम नंबर है, तो 4 और 7 को भी आप रिलेटिव प्राइम कह सकते हो। आप 5 और 13 को भी आप रिलेटिव प्राइम कह सकते हो, हालांकि ऑलरेडी दोनों प्राइम थे। इसी तरह से हम कुछ भी ऐसे जोड़े ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर 7 और 15 ले लिया, अब आप देख पा रहे हो कि 7 और 15 में 7 तो प्राइम है लेकिन 15 प्राइम नहीं है। लेकिन दोनों के बीच अगर जब कॉमन गुणनखंड ढूंढा जाएगा तो केवल एक मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि यह जोड़े जितने भी दिख रहे हैं, इस सब के सब आपके रिलेटिव प्राइम कहलाएं। तो मेरे शब्दों को आप लोग पकड़िएगा, जो मैं कह रहा हूं उस वर्ड को नोट करिएगा कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो,
अब वह दोनों संख्याएं भाज्य हो, अभाज्य हो, क्या हो, कैसे हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बस यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दोनों के बीच गुणनखंड जो कॉमन हो वह केवल एक हो, तो वह संख्याएं आपकी रिलेटिव प्राइम कहलाती हैं, मतलब रिलेटिव सापेक्षित ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपको यह बात क्लियर हुआ होगा, यह बात समझ में आया होगा। कुछ लोग हमें समस्या दे रहे हैं कि वीडियो की समस्या है, वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो की प्रॉब्लम दे रहे हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? जल्दी से जो लोग वीडियो को नहीं क्लियर हो रहा है, पहली चीज तो आप सब लोग वीडियो अपना क्लियर कर लो। हाँ हाँ, कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये आप नॉर्मल चीज है, इसमें कोई खास बात नहीं है। गुणनखंड करना मतलब जैसे ये सब चीजें तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। जैसे अगर 2 का गुणनखंड मतलब 2 गुणे 1 होता है, 5 का गुणनखंड 5 गुणे 1 होता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड की बात करें तो 2 ही तो गुणनखंड होते हैं, एक तो वह खुद होता है, एक तो 1 होता है। लेकिन जैसे 4 है तो 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है, 15 है तो 3 गुणे 5 लिखा जा सकता है। इसका गुणनखंड विधि आपको सीखेंगे आप सब लोग, लेकिन अभी जो आवश्यकता है उसकी बात करिए, ठीक है? अभी जो आवश्यकता है उसकी बात करिए, तो यह बात आप लोग समझिए। अब इस बात देखिए, दूसरा जो वर्ड है, दूसरा स्टेटमेंट, अब इस तीनों को लिखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है को प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, अब को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। अब आप लोग यहां पर जब इसकी डिफिनीशन देखोगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब मैं डिफिनीशन में यहां पर लिखूंगा कि अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा। जोड़ा का अर्थ होता है पेयर। जोड़ा का मतलब क्या होता है? पेयर। जिनके जिनके मध्य मध्य उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में हो। कॉमन गुणनखंड गुणनखंड एक हो, एक हो, वह आपका क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है। अब आप देखो, थोड़ा सा इस डेफिनेशन को समझो, इसकी टेक्निकलिटी को समझो। हमसे कहा अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा, इसका मतलब यह हमसे केवल और केवल अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। इस दौरान हम भाज्य संख्याओं एक या हम और किसी संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सारी बातें यहीं पर स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने इसमें कहा था संख्याओं का वह जोड़ा, तो मैंने किसी भी प्रकार की कोई संख्या ले ली। लेकिन मैं यहां पर कह रहा हूं कि अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर केवल एक हो, जो मैंने यहां पर लिखा है। अब यहां पर एक शब्द दिमाग में आएगा, यार कोई भी दो अभाज्य संख्याएं होगी, उनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हमेशा एक ही होगा ना। उनके बीच कौन सा कॉमन फैक्टर आने वाला है? हमेशा कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, वो संख्या दो ही चीजों से कटती है, या तो खुद से कटती है या तो एक से कटती है। इसका अर्थ यहां पर बनकर आता है, एक शब्द आप लोग अपनी कॉपी में चाहे तो लिख सकते हैं कि किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या कहलाता है। किन्हीं भी दो प्राइम। अब जैसे हमने यहां पर 2 और 3 को ले लिया, हमने यहां पर 3 और 5 को ले लिया, हमने यहां पर 5 और 13 को ले लिया, हमने यहां पर 17 और 23 को ले लिया, हमने यहां पर 31 और 43 को ले लिया। आप किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं को ले लीजिए, आप प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के पेयर में नोट करेंगे कि उनके बीच कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होगा। तो इसलिए यह जो डिफिनीशन किताबों में लिखी गई, जो मैंने अभी आपको लिखकर दिखाया कि अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा या पेयर जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, अगर मैं ना भी लिखता तब भी माना जाता कि किन्हीं भी दो अभाज्य के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कॉमन फैक्टर एक रखता है। इसलिए हम यहां पर डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या जनरेट करता है। तो आप लिख सकते हैं सह अभाज्य संख्या क्या हो गई? कोई भी कॉमन, कोई भी हम दो अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं? सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे हैं। रिया रावत जी, इंग्लिश में भी दोनों में तो दे रहा हूं मैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में तो लिख रहा हूं मैं। हर वर्ड को जो भी मैं डिफिनीशन में है उनको मैं आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस चीज को अनुभव करिए। तो मेरी बातों को आपने यहां पर भी क्लियर किया होगा कि को प्राइम नंबर क्या हुआ। अब जिस तरह से मैंने को प्राइम नंबर बताया, उसी तरह से मैं अगला बताऊंगा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन मतलब आप सब लोग वैसे भी जानते होंगे, ट्विन दो जुड़वा को ट्विन कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिए इसकी डिफिनीशन के बारे में, इसकी टेक्निकलिटी के बारे में समझिएगा। हम कहेंगे, इसकी डिफिनीशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा, अभाज्य संख्याओं
का वह जोड़ा, वह जोड़ा, जोड़ा का अर्थ फिर दिमाग में रखिएगा पेयर, हम बार बार इसलिए यहां पर लिख रहे हैं पेयर, जिनके, जिनका अंतर सदैव सदैव 2 हो, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। अब आप देखिए यहां पर डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिएगा। इसने कहा अभाज्य संख्याओं मतलब प्राइम नंबर्स का वह जोड़ा, पेयर, जिनका अंतर सदैव 2 हो, जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 हो, उसको आप लोग यहां पर ट्विन प्राइम कह सकते हैं। अब आपने यहां पर नोटिस किया था कि जो हमने को प्राइम लिया था उसमें केवल मैंने अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया था, जबकि हम ट्विन प्राइम में गए तो वहां भी मैं अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करूंगा। लेकिन इस दौरान मेरे पास यहां पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि मैं सभी अभाज्य संख्याओं को एज ए पेयर नहीं ले सकता हूं। मैं उन्हीं अभाज्य संख्याओं को एज ए पेयर दूंगा जिनके बीच का डिफरेंस, अंतर हमेशा 2 का हो। जैसे आप नोटिस करिए 3 और 5। अब आप बताएं दोनों अभाज्य हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का हो। 5 और 7 दोनों अभाज्य हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का हो। 5 और 7, हमने कहा 11 और 13, 11 और 13 दोनों अभाज्य हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस यहां पर 2 का है। 41 और 43, 41 और 43 आप देख पा रहे दोनों अभाज्य हैं, दोनों के बीच का अंतर 2 का है। तो मेरे कहने का अर्थ था यहां पर कि ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य हो, जोड़े जिनका अभाज्य जनरेट कर रहे हो, साथ साथ उनके बीच का जो डिफरेंस हो हमेशा 2 का हो, जिनके बीच का अंतर हमेशा 2 का हो, तो वह संख्याएं आपकी ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। ये जो बोर्ड पर लिखा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको डिफाइन करता है तीनों के बारे में, तीनों की डिफिनीशन प्रोवाइड करता है। आप सब लोग इस डिफिनीशन को पूरी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैंने पूरा समय दिया है कि आप तो यहां पर प्रॉपरली चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर सीधी सीधी से अर्थ है कि जैसे कि दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब 4 और 2 की बात किया जाए तो दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। मैं अभी थोड़ी देर में आपको कॉमन फैक्टर एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले इसको समझिए, इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए। जिसकी भी वीक है बिल्कुल परेशान ना हो, हम एकदम बेसिक से आपको लेकर दिखाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने जो डेफिनेशन दी उसके आधार पर हम कैसे रिलेट कर पाएंगे। मैंने सबसे पहले रिलेटिव प्राइम की बात की है, मैंने आपको सापेक्षित अभाज्य संख्याओं की बात की है। इसमें मैंने किन्हीं भी 2 संख्याओं का प्रयोग कर लिया, वो चाहे अभाज्य थी चाहे नहीं थी, उनको मैंने सापेक्षित कह दिया। बस उनके बीच का एक जो हमारी रिक्वायरमेंट है वह रिक्वायरमेंट ए हो कि उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अतिरिक्त। जैसे आप किसी भी संख्या की बात करिए, ऐसी कोई अन्य संख्या नहीं हो सकती है जो कि किसी प्रत्येक को काट सके। अब जैसे कोई अगर 4 और 16 को लाके रख देता, तो अब आप इनके बारे में क्या कहते हैं? सर 4 और 16, देखो 4 से ए भी कट जाएगा, 4 1 के 4, 4 चौके 16, इसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनके बीच कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त भी है, मतलब कौन है? 4 है। इस तरह से आप जो संख्याओं के बीच देख पाए उनके बीच कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, वह संख्याएं रिलेटिव प्राइम कहलाएंगी, सापेक्षित अभाज्य कहलाएंगी। जबकि सह अभाज्य की बात किया जाए तो सह अभाज्य में इसी तरह की ही बात है, जो रिलेटिव है उसी तरह की ही बात है, बस इसमें कंपलसरी कंडीशन है कि यह जो संख्याएं हैं वह भाज्य और अभाज्य दोनों का पेयर जनरेट कर सकती है, मतलब किसी को भी बना सकती हैं, लेकिन यह केवल अभाज्य संख्याओं के जोड़े को ही लेकर चलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर जितने भी सह अभाज्य होती हैं ये सब की सब रिलेटिव अभाज्य भी होती है, मतलब रिलेटिव प्राइम भी होती है। आप देखिए, आप इसको रिलेटिव कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इसको रिलेटिव कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इन सभी रिलेटिव्स को आप सह अभाज्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें कई सारे पेयर ऐसे हैं जो कि अभाज्य संख्या नहीं भी रख रहे हैं तब भी उनको हम रिलेटिव प्राइम कह रहे हैं। आप इसको नोटिस करिए, 1 और 2 इसको हम रिलेटिव तो कह रहे हैं लेकिन हम इसको को प्राइम नहीं कह सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम ट्विन की बात करें तो इसने तो सभी अभाज्य को ले लिया था, आप अभाज्य में कोई भी पेयर ले लीजिए उस सब की सब ट्विन कहलाए, इसको प्राइम कहलाएगी। बट ट्विन प्राइम में कौन आता है? जिनके बीच का डिफरेंस केवल 2 का होता है, वही ट्विन प्राइम में आता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो जितना भी जुड़वा होते हैं मतलब ट्विन होते हैं, दे ऑल द को प्राइम नंबर, वे सब के सब सहअभाज्य हैं, लेकिन सभी सहअभाज्य आपके ट्विन प्राइम नहीं हुए। मैं इस चीज को आपको समझाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मैंने 3 संख्याओं के बारे में, 3 कॉम्बिनेशन के बारे में आपको समझाया है। एक तो रिलेटिव, दूसरा को, तीसरा ट्विन। ये तीनों जो है हम अभाज्य की बात कर रहे हैं। देखिए यहां भी प्राइम लिखा है, आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं लेकिन कोई समस्या नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे सारी बातें। यहां पर ट्विन प्राइम।
अब मैं जैसे अगर आपसे कहूं कि ध्यान दीजिए, यहां पर तो इसने कंपलसरी कर दिया कि जितने भी रिलेटिव होंगे वो कोई भी हो सकते हैं, वो भाज्य अभाज्य कुछ भी हो सकते हैं। इस जबकि यहां पर को की बात अगर हमने किया तो इसने हमसे साफ साफ कहा कि हम लोग केवल और केवल अभाज्य संख्याएं होंगे। इसलिए अगर कभी ऐसी बात आई कि सभी को प्राइम रिलेटिव हो सकते हैं तो आप कह दीजिए सर यस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सभी को प्राइम मतलब सभी सह अभाज्य संख्याएं, सभी सह अभाज्य जो होंगी वह आपकी क्या रिलेटिव मतलब सापेक्षित अभाज्य होंगी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर बात कभी ऐसी आ जाए कि सभी सापेक्षित रिलेटिव को प्राइम होती हैं तो आप कहेंगे सर नहीं होती हैं। जबकि आप ऐसा क्यों, मैंने दिखाया आपको कि ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने 1 और 3 को ले लिया, 1 और 3 रिलेटिव तो हुई लेकिन को प्राइम नहीं हुई। फिर आगे बात आई, क्या सभी को प्राइम, सभी ट्विन प्राइम, नीचे वाला जो हमारे पास है मतलब यह दो ऐसी अभाज्य संख्याओं को ले रहा है जिनके बीच का अंतर 2 का हो। मुझसे कहा गया क्या सभी ट्विन प्राइम को प्राइम हो सकती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है, यस हो सकती है। आप इसको ही बात करिए तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जुड़वा अभाज्य कह रहे हैं। इसको आप लोग यहां पर जुड़वा अभाज्य कह रहे हैं। तो मेरी बात को आप लोग समझने की कोशिश करना, कभी ऐसी जरूरत पड़ गई कि क्या सभी ट्विन प्राइम को प्राइम होते हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे यस होते हैं। लेकिन जरूरत पड़ जाए क्या सभी को प्राइम ट्विन प्राइम होती हैं तो आप कह दीजिए सर नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। फिर बात आएगी हमारे सामने, क्या सभी ट्विन प्राइम, क्या सभी ट्विन प्राइम को रिलेटिव प्राइम होती हैं, तो आप यस कह सकते हैं बिल्कुल होती हैं। क्यों होती हैं कि ट्विन प्राइम का मतलब प्राइम तो है ना, मतलब उनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए सभी ट्विन प्राइम को हम लोग यहां पर रिलेटिव तो कह सकते हैं, लेकिन सभी रिलेटिव को आप ट्विन प्राइम नहीं कह सकते हैं। सभी रिलेटिव को आप ट्विन प्राइम नहीं कह सकते हैं। तो आपने एक चीज अनुभव किया कि नीचे से अगर ऊपर की तरफ की बात करूं, अगर इस सीक्वेंस को आप जो मैंने यहां पर लिख रखा है, पहले रिलेटिव फिर को फिर ट्विन, अगर नीचे से आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो यस एक्सेप्ट होता है, मतलब सभी के सभी को प्राइम रिलेटिव होते हैं, मतलब सह अभाज्य संख्याएं सापेक्षित होती हैं, सभी की सभी जुड़वा को प्राइम होती हैं, सह अभाज्य होती हैं, सभी के सभी जुड़वा आपकी रिलेटिव होती हैं। बट जब ऊपर से नीचे उतरने लगते हैं, जैसे कि आपने देखा कि सभी रिलेटिव को नहीं थी, सभी को ट्विन नहीं थी, और सभी रिलेटिव आपकी ट्विन नहीं थी, तो इस दशा में आप कह सकते हैं कि यहां पर ऊपर से नीचे सभी का एक्सेप्टेंस नहीं होता है। यह बात आपको क्लियर हुई होगी, यह बात आपने समझा होगा। हाँ, मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने बड़ा इफर्ट लगाने की कोशिश करी है, प्लीज आप लोग मुझे बताएं कि आप जो है सब समझ पाए कि नहीं पाए। कृति गुप्ता का वीडियो नहीं चल रहा है। कृति जी आप रिफ्रेश करिए प्लीज। आप किसी को, अगर आपके घर में कोई टेक्निकल पर्सन हो जो जानता हो चीजों को, उससे सॉल्व करवाइए, उससे दिखाइए तो खुद ही ओपन कर देगा चीजों को। समझ में आ गया? गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब एग्जाम्पल लेंगे तो और ज्यादा समझ में आप सभी को आएगी, जो बातें मैं आपको बताऊंगा और स्पष्ट हो सकेगी। यस, और जब एग्जाम्पल लेंगे आप खुद ही से करेंगे। देखिए इस पैटर्न को, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करना है और नोट करके रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से प्रश्न बनेंगे। आप सब समझ रहे हैं कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में आपने समझा था, उसी तरह से इस टाइप के प्रश्न को भी आप गंभीरता से समझ सकते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सभी सह अभाज्य संख्याएं रिलेटिव होती हैं, तो आप कह देंगे सर यस होती हैं। लेकिन जरूरत पड़ जाएगी कि सभी रिलेटिव क्या सह होती हैं, तो आप कहेंगे सर नहीं होती हैं, और उसका रीजन आपने यहाँ पर नोटिस किया कैसे होती हैं। अब इन तीनों को लेकर के मैं एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। मैंने लिखा रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब आप जानते हैं सापेक्षित। मैंने लिखा को का मतलब आप जानते हैं सह। फिर मैंने लिखा ट्विन का मतलब आप सब जानते हो जुड़वा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ पेयर ले रहा हूं, जोड़ा ले रहा हूं, उस जोड़ों को आप सबको कमेंट करके बताना है कि वह क्या क्या होंगी, क्या क्या नहीं होंगी। जैसे मैंने मान लीजिए लिया यहां पर कुछ पेयर लिया। पेयर देखिए मैं क्या क्या ले रहा हूं, आप सब लोग मुझे समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगी सारी बातें। जैसे मैंने लिखा 1 और 7, मैंने लिखा 1 और 7। मैं आपसे पूछूंगा क्या 1 और 7 रिलेटिव है? 1 और 7 रिलेटिव है, तो आप कह दोगे सर यस है रिलेटिव। क्या 1 और 7 सह है? आप कहोगे सर नहीं है। क्या 1 और 7 जुड़वा है? नहीं है।
क्यों नहीं है ध्यान दीजिए, क्यों है ये भी ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव के लिए मैंने कहा था कि कोई भी दो संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर एक हो। अब 1 और 7 के बीच अगर मैं 7 का गुणनखंड करूं तो 1 गुणे 7 आएगा, 1 का तो 1 गुणे 1 होता ही है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों के बीच कॉमन फैक्टर 1 आया, मतलब वह रिलेटिव तो हुई, को नहीं हुई, ना तो सह हुई, क्योंकि इनके लिए अभाज्य का होना अनिवार्य है। इनके लिए अभाज्य के साथ साथ उनके बीच में 2 का डिफरेंस होना अनिवार्य है, इसलिए ये भी नहीं होंगी। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अब मैंने लिया यहां पर 13 और 19। अब मैंने लिया 13 और 19, ध्यान देना, आप सब लोग समझने की कोशिश करिए। 13 और 19 इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करिए तो 13 मतलब 1 गुणे 13, 19 का मतलब 1 गुणे 19, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि रिलेटिव तो होगी, यस होगी, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, कोई संख्या अन्य नहीं है जो प्रत्येक को काट सके, इसलिए रिलेटिव हुई। साथ साथ दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए यह अभाज्य भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अभाज्य संख्याएं तो ये भी क्या होगा, अभाज्य होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दोनों जुड़वा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जुड़वा के लिए दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 का होना चाहिए। तो 13 और 19 आपका जुड़वा नहीं है, लेकिन को है और रिलेटिव है। यह बातें आपको क्लियर समझ में आई होगी कैसे हम यहां पर बता रहे हैं। अगला मैंने लिखा 29 और 31। मैंने लिखा 29 और 31। अब आप इसकी बात करिए, इन दोनों संख्याओं की, इन दोनों पेयर्स की, तो देखिए ध्यान से क्या स्थिति बन रही है। 29 और 31 की बात किया। अब आपको पता है कि दोनों, पहली चीज तो अभाज्य है, अर्थात इनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा तो यह रिलेटिव होंगी, यस होंगी, क्यों नहीं होंगी भाई, रिलेटिव की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इसलिए यह को भी होंगी, दोनों अभाज्य है तो को की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। दोनों के बीच अभाज्य होने के साथ साथ अंतर 2 का है, इसलिए दोनों ट्विन भी होंगी, मतलब जुड़वा भी होंगी। अब आपने इस बात को अनुभव किया, जो जुड़वा हुई वह को भी हुई, वह रिलेटिव भी हुई। लेकिन जो हमारे पास रिलेटिव था वो जरूरी नहीं कि ट्विन को हो जाए या ट्विन हो जाए, ठीक है। जो को हुई थी अकेले वह रिलेटिव हो सकती थी, जरूरी नहीं कि वह जुड़वा हो जाए। तो इसलिए आपको इससे कैटेगरी को डिसाइड करने में आराम से चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है। एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं, आप सब लोग मुझे बता दीजिए कि इसमें क्या स्थिति होगी, कैसे होगी। मैंने लिखा 4 और 13। मैंने लिखा 4 और 13। आप मुझे बताएं 4 और 13 क्या होगी। 4 और 13 सब लोग बताएं क्या रिलेटिव होगी? हाँ, क्या रिलेटिव होगी? आप मुझे बताएं प्लीज, 4 और 13 क्या रिलेटिव होगी? यस और नो, प्लीज जल्दी से बता दो आंसर। जल्दी से, रिलेटिव होगी, यस, बहुत बढ़िया, रिलेटिव होगी। बाकी आप समझ सकते हो कि 4 और 13 में 4 अभाज्य संख्या नहीं है। जब 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो बाकी वह किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना तो कभी को होगा, ना तो कभी तीन होगा। आप इस बात को समझ गए हैं कि अगर भी 4 और 13 टाइप की संख्या समूह दे दिया तो आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति आपके सामने जनरेट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। मेरे ख्याल से यह बात आप सभी लोग को क्लियर हो गई होगी कि क्या स्थिति बनकर सामने आ रही है। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा 3 और 5 हम ले लें, 3 और 5 ले लिया हमने। अब 3 और 5 लेने के बाद आप समझ गए होंगे कि पहली चीज, दोनों तो अभाज्य संख्या है। अब जैसे ही दोनों अभाज्य थी 3 और 5, तो इसका मतलब यह रिलेटिव भी हो गई। दोनों अभाज्य थी इसलिए को भी हो गई। अभाज्य होने के साथ साथ दोनों के बीच का अंतर 2 का है, इसलिए यह आपका क्या हो गया, ट्विन भी हो गया। तो यह 3 के बारे में अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग प्रॉपरली चीजों को समझ पाए हैं, प्रॉपरली चीजों को कर पाए हैं। आधे घंटे का समय लगा, आपको कंफर्म हो गया। मैं चाहता हूं कि ऐसे धीरे धीरे आप सब चीजों को कंफर्म करके चले, कोई समस्या किसी में नहीं आनी चाहिए, हर बात आपको स्पष्ट होना चाहिए। एक बात आप सभी को और मैं बता दूं, इतनी चीजें आप समझ पाए हो। मैं अभी 12 बजे दोपहर को 12 नून एक लाइव पब्लिक क्लास लूंगा। लाइव पब्लिक क्लास रहेगी हमारी। उस पब्लिक क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई के अंक आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इकाई का अंक आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा मैं, और साथ साथ इस पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा 12 बजे दोपहर को। 185 190 लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक लोग, जो लोग यहां पर मुझे कमेंट करते हैं, जिनका नाम मैं यहां पर पढ़ पा रहा हूं, इन सभी का नाम मैं 12 बजे भी पढ़ूं तो मुझे अच्छा लगेगा। 185 लोग आप वहां पर रहिए, जितने लोग आप देख पा रहे हैं। 12 बजे आप प्रॉपर इस मैथ की क्लास को करें।
आप सबको इसमें बहुत ही बेहतर ऑप्शन रिस्पॉन्स मिलेगा। कॉन्सेप्ट खूब क्लियर होगा, साथ साथ प्रैक्टिस कर पाओगे, आपके सेशन का, आपके सिलेबस का वो हिस्सा भी रहेगा। आप यहाँ पढ़े रहेंगे तो आप अपने नोट्स भी प्रॉपर बना सकते हैं और आगे भी पढ़ सकते हैं। तो आप सब लोग प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हालांकि मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग जितने 185 190 लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग 12 बजे रह करके पब्लिकली जरूर इस टॉपिक को पढ़ें। ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, 35 40 50 मिनट का मान लीजिए सेशन होता है, आप सब लोग वहां पर रह करके जरूर पढ़िए। मैं सभी का नाम लूंगा यहाँ पर, जो लोग मुझे देख पा रहे हैं अभी, मैं सबका नाम चाहता हूं कि उस समय भी आप लोग रहे तो आप सबका नाम मैं लूं। आपको 195 लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग को रहना अनिवार्य है। चलिए आगे मैं बढ़ूंगा। हाँ चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई, खूब अच्छे से क्लियर हो गया, यह बातें आपको समझ में आई। देखिए अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। आपको मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, यह इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कोई भी प्रकार की मैथ्स पढ़ने के लिए मैं आपको शून्य से प्रॉपर चीजें समझाऊंगा। आप एकदम से कंफ्यूज ना होइएगा, कोई चीज आपकी जो है मिस नहीं होगी, हर बात को मैं लेकर के आपके सेशन में चलूंगा। मैंने संख्या प्रणाली स्टार्ट करी है और वो ही चल रही है। इस संख्या प्रणाली को पढ़ने की आवश्यकता है कि कोई भी गणित हम पढ़ते हैं तो हमें न्यूमेरिकली हमारे पास नंबर का ऑब्जर्वेशन, नंबर की जानकारी होना आवश्यक है। नंबर का संपूर्ण वर्गीकरण हमने किया। वर्गीकरण से पहले नंबर्स के बारे में मैंने समझा कि हम कौन से प्रकार के नंबर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम दशमलविक संख्या प्रणाली यूज कर रहे हैं। दशमलविक संख्या प्रणाली कैसे बनती है, उसके कितने जो है, उसका बेस क्या होता है, कितने सिंबल से मिलकर बनती है, साथ साथ उसका प्रॉपर वर्गीकरण, उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया। अब उन जो संख्याओं को आपने बना लिया है, उन संख्याओं का कहीं रिप्रेजेंटेशन करना हो, कहीं पर उसका प्रदर्शन करना हो, यूज में लाना हो, तो कैसे ला पाएंगे, मैं आपको समझाता हूं। आप लोग यहां पर समझने की कोशिश करिए। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, वो पढ़ाने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। जिस प्रणाली का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रणाली का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसका नाम है दशमलविक संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुल मिला के 10 सिंबल्स का, 10 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। उन प्रतीकों की मदद से एक संख्या डेवलप की जाती है, जो कि आपको इस प्रकार से कुछ मिलती है। इस किसी भी संख्या को जो हम इस प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त करते हैं, उसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक तो इंटीजर पार्ट उसका होता है, दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जब भी आप किसी भी संख्या की बात करेंगे तो हर संख्या के दो भाग होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 100 लिखा, तो 100 एग्जैक्टली नहीं होता है, इसको 100.00 कहा जाता है। आपने 225.123 लिखा, तो आप एग्जैक्टली एक नंबर लिख रहे हैं जिसमें दोनों भाग जनरेट हो रहे हैं। दशमलव के पहले का भाग इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। दशमलव के बाद के भाग को हम फ्रैक्शनल पार्ट या भिन्न भाग कहते हैं, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। किसी भी संख्या को लिखने के दौरान, किसी भी संख्या को पढ़ने के दौरान इन दोनों पार्ट्स का हमको इंफॉर्मेशन होना, इन दोनों पार्ट्स की जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक होती है। जब हम गणित पढ़ते हैं तो क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन करना है इस दौरान, तो हम किसी भी संख्या को उनके दोनों भागों, दोनों पार्ट्स की मदद से रिप्रेजेंट करने जाएंगे। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की दो टेक्निक है। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की दो टेक्निक है। एक, मतलब हम ऐसे समझ लीजिए, मैंने जिस संख्या की बात करी है, आपको मैंने उसके दो भाग बताए हैं दशमलव का प्रयोग करा के। इंटीजर मैंने लिया है, इंटीजर लिया है, और साथ साथ मैंने फ्रैक्शनल लिया है। मैंने कहा कि आप किसी भी संख्या को जब प्रेजेंट करोगे तो आपको उसका पूर्णांक भाग और उसका भिन्न भाग दोनों नोटिस करना पड़ेगा। इन दोनों भाग को रिप्रेजेंट, इन दोनों भाग से उस संख्या का प्रदर्शन करने के दौरान हमें इस बात का बेहद ख्याल करना पड़ता है कि संख्या को बनाने के लिए हमें डिजिट की आवश्यकता होती है। किसकी? डिजिट। डिजिट को हम अंक कहते हैं। जैसे अंग्रेजी पढ़ने के दौरान आप जानते हैं कि अल्फाबेट्स, लेटर्स की आवश्यकता होती है, जो कि ए से जेड तक होते हैं। उन सभी लेटर्स को मिलाते हो तो आपको वर्ड्स मिलता है, वर्ड्स को वर्ड से मिलाते हो ग्रामर की मदद से तो आपको सेंटेंस मिलता है, सेंटेंस का प्रयोग करके हम बातचीत करते हैं। उसी प्रकार से संख्या बनाने के लिए आपको डिजिट, सिंबल्स या अंकों का प्रयोग करना पड़ता है। अंकों के प्रदर्शन करने के लिए दो हमारे पास स्पेस होते हैं। एक पूर्णांक की तरफ आप प्रदर्शित कर सकते हो, एक भिन्न की तरफ प्रदर्शित कर सकते हो। लेकिन अंकों को उनकी प्लेस वैल्यू, अंकों को उनकी प्लेस वैल्यू के आधार पर संख्या का निर्माण किया जाता है। मतलब अंकों को उनकी प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान, उनके स्थानीय मान की मदद से हम संख्या का निर्माण करते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने 19 लिखा, तो 19 में आप जानते हैं 9 को आपने इकाई के स्थान पे लिखा है, 1 को आपने दहाई के स्थान पे लिखा है। 215 लिखा तो आप जानते हैं 5 को इकाई के स्थान पे लिखा है, 1 को दहाई के स्थान पे लिखा है, 2 को सैकड़े के स्थान पे लिखा है। तो हम किसी भी संख्या को प्रेजेंट करने के लिए हम डिजिट का प्रयोग करते हैं, अंकों का प्रयोग करते हैं, साथ साथ उनकी प्लेस वैल्यूज का प्रयोग करते हैं। अब इस अंक और प्लेस वैल्यू का कॉम्बिनेशन जो बनता है वह संख्याओं का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमारे पास दो निर्माण की विधि हम लोगों ने पढ़ी। एक विधि हमारी है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय संख्या प्रणाली, भारतीय स्थानीय संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली। दूसरा हमारा रहेगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, मतलब अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। हम भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली को कैसे कैटेगराइज कर पाएंगे, कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। किसी भी प्रणाली के प्रयोग के दौरान दशमलव का इंपॉर्टेंस होना अनिवार्य है, दशमलव का होना जरूरी है। दशमलव की इधर साइड आप इंटीजर आएंगे तो आपको सबसे पहले इकाई मिलेगा, आपको सबसे पहले इकाई मिलेगा, इसके बाद दहाई मिलेगा, फिर सैकड़ा मिलेगा, हजार मिलेगा, 10,000 मिलेगा, लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। थोड़ा सा स्पेसियस बना दें तो ज्यादा समझ में चीजें आएंगी, हालांकि ऐसे भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, हमने कहा इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़ मिला, 10 करोड़ मिला। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से हमने यहां पर स्पेसिंग करी। इकाई को हम 1 से इंडिकेट करते हैं, दहाई को 10 से, सैकड़े को 100 से, हजार को 1000 3 शून्य बढ़ाकर, 10,000 को 4 शून्य बढ़ाकर, 10 लाख को हम 5 शून्य बढ़ाकर, 10 लाख को 6 शून्य बढ़ाकर, करोड़ को 7 शून्य बढ़ाकर, इसी तरह से 8 शून्य बढ़ाकर, ठीक है, हम प्रेजेंट करते हैं। अब इसको अगर जैसे हम बेसिस के हिसाब से दिखाएं, अच्छा इसके पहले इसके बाद की बात भी देख लीजिए आप लोग। बाद की बात में अगर हम करें तो यह आपका 10वां भाग होता है, यह आपका 10वां भाग होता है, 100वां भाग होता है, 100वां भाग होता है, हजारवां भाग होता है, लाख 10,000वां भाग होता है, इसी प्रकार से कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है। इसको हम 1/10 कह सकते हैं, 1/100, 1/10 कह सकते हैं, 1/100 कह सकते हैं, 1/1000 कह सकते हैं। मेरी बात को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जब किसी भी संख्या का प्रेजेंटेशन हम इंटीजर साइड में करते हैं, तो इंटीजर साइड में करने के दौरान हम जो है संख्या के मूल रूप से उसको बढ़ाते चले जाते, मतलब उसकी पोजीशन डेवलप होती चली जाती। आप किसी संख्या को इकाई के स्थान पर रखिए, किसी अंक को, या उसको हजार के स्थान पे रखेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा, दोनों की वैल्यू में काफी अंतर नजर आएगा। साथ साथ जो प्रेजेंटेशन होता है, जब आप एंड तक आपको देखोगे तो आपको एहसास होगा कि हम कितना फेल्यूर सिस्टम अप्लाई करते थे। आजकल देखिए, पहले क्या होता था, हम कहते थे इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, दर, इस तरह से हम पढ़ते चले जाते थे। बट आज की स्थिति क्या है, इसको भी तो नोटिस करने की जरूरत है। आज देखिए क्या करते हैं हम लोग, हम करोड़ के ऊपर जाते हैं, नहीं जाते। हम कहते हैं कि 1,000 करोड़ लेकर के विजय माल्या चले गए, 900 करोड़ लेके फला कौन सा गायब हो गया। जो भी अमाउंट होता है हम उसको करोड़ के अंदर ही कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। अभी मोदी जी ने पैकेज दिया, कहा 20 लाख करोड़ का पैकेज हम दे रहे हैं, किसके लिए, कोरोना राहत के लिए, कोरोना के लिए दिया। मतलब अमाउंटिंग जो थी वो करोड़ के अंदर ही चलकर सिमट के रह गई, मतलब करोड़ के अंदर ही डेटा को कंबाइन करना शुरू कर दिया गया। जबकि पहले क्या होता था, पहले करोड़ के बाद फिर अरब, शंख, पद्म, नील सब कुछ कंटिन्यू किया जाता था। आज की स्थिति चेंज हो गई, क्योंकि अब मुझे जरूरत है कम में ज्यादा को डेवलप करने की, ज्यादा को रिप्रेजेंट करने की। हम उसी प्रकार, जैसे हम कहते नहीं कि किसी देश की इकोनॉमी उतनी अच्छी होती है जितना कम डिनोमिनेशन, कितने कम की करेंसी वहां पर होती है। हमारे यहाँ का रुपया डॉलर से कमजोर है। आप देखते हैं कि हम 100 रुपए यूज करते हैं, 80 रुपए यूज करते तो $1 के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे हम ऐसे 2,000-3,000 का कोई कपड़ा खरीदने जाए तो $30-35 लेकर के अपना काम कर लेंगे। तो हम वो कम में ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ज्यादा में कम को करते थे, इसलिए हमारे सामने समस्या है। अब आप उसी चीज को समझने की कोशिश करिए, बाद में इसको इंटरनेशनल से कैसे रिलेट किया जाएगा मैं आपको समझाता हूं। इकाई को जैसे आप न्यूमेरिकली थोड़ा सा ऐसे भी सोचिए, इसको हम 10 की पावर 0 कह सकते हैं, 10 की पावर 1 कह सकते हैं, 10 की पावर 2 कह सकते हैं, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4,
10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, ऐसे करते चले जाएंगे। अब आप सोचिए आप कैसे करते थे। सोचिए 1 से लेकर 10 तक, 10 के बाद 99 के बाद 3 डिजिट आ गई, 1000 आया, 10,000 आया, लाख आया। अब आपने देखा कैसे कैसे हम चेंज करते जा रहे थे। मतलब 1000 100 हजार यूज किया तो 1 लाख हो गया। अब लाख लाख ऐसे हम अगर 100 लाख यूज करें तो करोड़ हो जाए। करोड़ करोड़ अगर हम 100 करोड़ यूज करते तो एक हमारे पास अरब होना चाहिए था। लेकिन हम चीजें छोड़ दिए। हमने क्या किया कि हम जैसे अब धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिए। हम वैसे ही 100 करोड़ कई बार हम लिख दिए और हम उसको कह दिए, जैसे एक बार हम ऐसे कर दिए, देखिए 1 करोड़ लिया, 2 करोड़ लिया, अब 2 करोड़ 3 करोड़ से नहीं, 100 करोड़, 500 करोड़, 500 से भी नहीं, 5000 करोड़, 5000 भी नहीं, आजकल 20 लाख करोड़। मतलब अमाउंट जो है उसी करोड़ के अंतर्गत संख्याओं को मर्ज कर करके आपके सामने दिया गया। जब इन संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन, इधर भी ध्यान दीजिए आप लोग, इधर 10 की पावर इसको -1 कह सकते हैं, 10 की पावर -2 कह सकते हैं, 10 की पावर -3 कर सकते हैं। अब आप ध्यान देने की कोशिश करना सब लोग, यहां पर जब संख्याओं को सही सही प्रदर्शित किया जाता है तो ग्रुपिंग की जाती है दशमलव से 3 अंक मिलकर वंश, मतलब एकल मान जनरेट करते हैं, एक साथ रहते हैं लोग। ए दोनों मिलकर 1000 होते हैं, ए दोनों मिलकर 1000 होते हैं, ए दोनों मिलकर लाख होते हैं, ए दोनों मिलकर करोड़ होते हैं, ए दोनों मिलकर करोड़ होते हैं। संख्याओं को सही प्रदर्शित करने के लिए पहले 3 अंकों के बाद कामा लगाया जाता है, फिर 2 के बाद कामा, फिर 2 के बाद कामा, इसी प्रकार से कामा लगता चला जाता है। जबकि अगर हम दशमलव की साइड में होते हैं तो प्रत्येक अंक इंडिविजुअल होते हैं, यहां पर किसी कामा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जब भी कभी किसी संख्या को प्रदर्शित करना होता है, अब आप देखने की कोशिश करना, जब भी किसी संख्या को प्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक संख्या है 92348.246, इस टाइप से करके है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा, 8 आया, 9 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 9 आया, दशमलव के बाद हमारे पास 2 है, 4 है, 6। देखिए पढ़ा कैसे जाएगा, 3 के बाद कामा, 2 के बाद कामा, अगर इधर भी कुछ होता तो कामा जरूर लगाते। अब आप ग्रुपिंग कर दीजिए, देखिए 3 की ग्रुपिंग, 2 की ग्रुपिंग, 1। अब 1 किसके नीचे ऊपर है, इसके ऊपर क्या है, लाख, तो पढ़ेंगे 9 लाख। अगर यहां पर कुछ और होता, जैसे कि 5 लिखा होता तो 59 लाख, 59 लाख मतलब 9 लाख, अभी तो केवल यहां पर 9 है तो 9 लाख। 23 के ऊपर क्या, 1000, 498, इसको एक साथ पढ़ा जाएगा, इसको 246 नहीं पढ़ा जाएगा, 246 पढ़ा जाएगा। इसकी रीडिंग इसलिए ऐसा की जाती है क्योंकि ये सब अलग अलग होते हैं। अगर आप इसको 246 पढ़ देंगे तो 200 के ऊपर का मान कंसीडर करना पड़ेगा, जबकि आपको पता है कि दशमलव के बाद चाहे जितनी बड़ी ग्रुपिंग हो, उनका मान 1 से हमेशा छोटा रहता है। अब आप जानते हो कि 1 से छोटा होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सबको सेपरेट पढ़ते हैं, सबको अलग अलग पढ़ते हैं। अब कोई मान जैसे और इसी में बढ़ना शुरू हो गया, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। मान लीजिए यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर आप 3 लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए। अब आप देखिए कैसे पढ़ेंगे। अब आप इसको 23 के ऊपर करोड़, 59,23,498.246। अब इसी करोड़, तभी तक 23 करोड़, या हम ऐसे कह दें कि हम लोग 99 करोड़ तक का सोच रहे थे। 99 के बाद 100 होता तो 100 के बाद हमें नई सिंबल का प्रयोग करते, नए प्रतीक का सोचते। अब हमको नए प्रतीक का प्रयोग नहीं करना है। अब हम कंटिन्यू क्या करेंगे, हम फिर से 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 8000 करोड़, 15000 करोड़, कुछ लाख करोड़, 20 लाख करोड़। सोचिए ये सब डेटा यूज किए जा रहे हैं, आपके सामने प्रैक्टिकली प्रयोग किए जा रहे हैं। आप नए सिंबल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम उसी सिंबल में अपना काम कर रहे हैं। सोचिए हम लोग कैसे घबरा जाते थे, हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हम 3 सिंबल प्रयोग में लाए। इसके बाद हम जल्दबाजी में क्या किया, हमको लगा कि अब 3 से मेरे बस का नहीं है, हम और नए नए सिंबल का इजाद करना शुरू कर दिए, छोटी छोटी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए। जो टफ होता है मैनेज करना, जो टफ होता है बैलेंस करना, इन सब चीजों से परे था कौन, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। आप उसकी अगर बात करते तो आपको चीजें समझ में आती, उसने किस प्रकार से अपने आप को मैनेज किया था। देखिएगा आपको समझ में आएगा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम, उसने किस प्रकार से अपने आप को मैनेज किया था। उसमें भी भाई दुनिया में कहीं भी संख्या का प्रयोग करेंगे तो दशमलविक संख्या प्रणाली यूज करी जाएगी, मतलब दशमलव तो होना ही होना है। दशमलव के बाद इसमें भी इकाई होना है, आपको पता है इकाई होना है, ये लिखा है ऑलरेडी, हम आपको समझा दे रहे, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। इसमें भी दहाई यूज होना है, दहाई यूज होना है, इसमें भी सैकड़ा यूज होना है, इसमें भी 1000 यूज होना है। देखिए इकाई किया, दहाई किया, सैकड़ा किया, 1000 किया, 10,000 भी किया,
लेकिन 10,000 के बाद हमने क्या किया था, नया सिंबल लाख यूज किया, तो उसने कहा हम लाख नहीं यूज करेंगे, जो ये लोग लाख करेंगे हम उसको 100,000 कहेंगे। क्या कहेंगे? 100,000। मतलब वो अभी हजार में ही है। अब हमारा जो 10 लाख था उसने नया सिंबल लाया, यहां पर बिलियन मिलियन लाया। अब उसने कहा 1 मिलियन हो गया हमारा। जो मेरा करोड़ शुरू हुआ उसने कहा 10 मिलियन है हमारा। जो मेरा 10 करोड़ था उसने कहा 100 मिलियन है हमारा, 100 मिलियन है। फिर इसके बाद अब नया सिंबल हम लोग अगर नया हम कुछ यूज करते उसकी जगह उसने बिलियन ला दिया। फिर इसके बाद जो है उसने 10 बिलियन ला के रखा, फिर 100 बिलियन ला के रखा। इस प्रकार से संख्याओं का प्रेजेंटेशन किया। बाकी इधर का तो एज इट इज है, 10वां भाग रहेगा, 100वां भाग रहेगा, इधर एज इट इज रहेगा, 1000वां भाग रहेगा, ऐसे ही एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ग्रुपिंग करेंगे तो 3 की ग्रुपिंग, फिर 3 की ग्रुपिंग, फिर 3 की ग्रुपिंग, 3 की ग्रुपिंग, फिर 3 की ग्रुपिंग। मतलब कामा पहला 3 पर, फिर 3 पर, फिर 3 पर, इस प्रकार से कामा लगेगा। जो कामा आपका लगेगा वह 3-3 के हिसाब से कामा का प्रयोग किया जाएगा। अब इसी संख्या या इससे बड़ी किसी संख्या को प्रयोग में लाना होता तो हम कैसे यहां पर लाते, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या को लाके लिखते, जैसे मान लीजिए हम लिखते यहां पर 8, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6, 7, 8, इस तरह से। तो अब इधर देखिए, मान लीजिए 1, 4, 6 ऐसे टाइप की है। ग्रुपिंग करिए 3 की, फिर 3 की, फिर 3 की, फिर इधर नहीं है तो इसको भी 3 ऐसे समझ लीजिए। यह 8 क्या है? बिलियन है। 765 मिलियन है, 354,000 है, 238.146। तो क्या पढ़ा? 8 बिलियन, 765 मिलियन, 354,000, 238.146। अब सोचिए हम लोग 3 पर ही घबरा करके 2 सिंबल लाए, उसके बाद 2 के बाद अब हमारी हिम्मत नहीं हुई कि 3 सिंबल 3 के स्थान पर हम पेयरिंग करें। हमने नए सिंबल को ढूंढा, उसने बाद में देखिए वो 3-3 का ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब सोचिए हम लोग करोड़ के बाद अब बंद कर दिए, वह करोड़ के बाद बिलियन होना शुरू हुआ। अब उसी में अपनी चीजों को उसने मैनेज किया। उसके यहाँ बिलियनियर होते हैं बहुत बड़े लोग, हमारे यहाँ करोड़पति होते हैं, आप सुने होंगे इस चीज को। तो यह चीज आपको मैनेज करने की बात है, इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो मेरी बातों को आपको क्लियर समझ में रखा होगा, आपने समझा होगा कि क्या हम बताना चाहते हैं। हाँ, क्या बताना चाहते हैं, क्या जो है करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है आप सभी लोगों को, प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आप लोग के कमेंट ले रहा हूं अभी इतनी देर के बाद। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पाए तो भी बताएं, नहीं तो मैं कमेंट ले रहा हूं। जल्दी से बता दीजिए सब लोग, मैं कमेंट आपके फेस कर रहा हूं, आप सब लोग मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं, जो लोग भी यूज करते हैं, आज क्लास यूज कर रहे हैं, सब बढ़िया, गुड। और कोई प्रॉब्लम? संदीप राजपूत आप सही हो, बट टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हो रहा। टेलीग्राम का लिंक आपको भेजा गया होगा, टेलीग्राम पर डायरेक्टली जोड़ा गया होगा, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं। साफ कम दिख रहा है। इंटरनेशनल क्लियर नहीं है। वीडियो रुक जाती है। ओके, मैं आज देखिए जो आपके कमेंट ले रहा हूं ना, ये सब चीजें मैं नोटिस करूंगा, मैं कल ये सब सही कराऊंगा। हाँ बिल्कुल आएगा। बिल्कुल मैं जरूर बताता हूं, ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ जो प्रश्न बनेगा यहाँ पर तक की स्थिति के हिसाब से कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे हमसे पूछा जाएगा 1 मिलियन कितने अमाउंट के बराबर होगा, हमारी करेंसी के हिसाब से कितने अमाउंट के बराबर होगा। तो आप देख लीजिए जो हमारा मिलियन है यहाँ पर किसके बराबर हो रहा है। हमारा जो 100,000 था लाख के बराबर हो रहा था, हमारा मिलियन 10 लाख के बराबर होगा। हमारा मिलियन किसके बराबर होगा? 10 लाख। इनका मिलियन हमारे 10 लाख के बराबर होगा। हमारा जो करोड़ है इनके 10 मिलियन के बराबर होगा। हमारा जो 10 करोड़ है इनके 100 मिलियन के बराबर होगा। आप समझने की कोशिश करिए, कभी कभी आपसे इस तरह के लिंक अमाउंट पूछा जाता है कि मिलियन कितने अमाउंट के बराबर है, 10 मिलियन कितने अमाउंट के बराबर है। इस प्रकार से आपको क्लियर समझना होगा, यह हम लोग यहां पर समझ पाएंगे। देखिए किसी ने पूछा 20 लाख करोड़ कैसे लिखा सर। अरे यार 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ हमसे क्यों लिखवा रहे हो आप लोग। हाँ लिख दीजिए, आप सब लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो आज आप लिख करके मुझे कमेंट कर देना कि 20 लाख करोड़ कैसे लिखा जाएगा। अरे 20 लिखो, 20 के बाद लाख का कंसीडर करो, फिर करोड़ का अमाउंट लगाओ, खुद ही एहसास हो जाएगा 20 लाख करोड़ कैसे लिखा जाएगा। मुझसे क्यों लिखवा रहे हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए आप लोग समझने की कोशिश करो। क्वालिटी वाले ऑप्शन की बात हो रही है, वीडियो को समस्या हो रही है, तमाम सारी कुछ बातें हैं ऐसी जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है।
मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए, घबराएं बिल्कुल नहीं। क्लास कहीं नहीं जा रही, क्लास आपके पास है, लेकिन आप सब लोग प्लीज सो है, थोड़ा अटेंशन बनाइए, थोड़ा सा नेटवर्क जहां रहे वहां प्रॉपर बैठिए। हम लोग भी कभी घर में बैठते तो नेटवर्क इशू रहता है, तो हम बाहर निकल जाते हैं, कहीं और बैठ जाते हैं, जिससे कि चीजें समझ में आ जाए। इसलिए आप लोग प्रयास करिए थोड़ा सा कहीं एकांत में बैठे, जहां नेटवर्क इजिली हो, कॉपी पेन लेकर बैठे, पढ़ने के दौरान इस तरह से करें। ठीक है, चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आई है, इतनी बातें आपने क्लियर करिए। आपने देखा कि किस प्रकार से संख्या रिलेट करती हैं और क्या स्थिति बनकर सामने आती है। आगे मैं बढ़ता हूं। आगे बढ़ने का मतलब इसी से रिलेट करते हुए मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक टॉपिक नजर आया, दैट इज कॉल्ड द प्लेस वैल्यू, क्योंकि इसी से एकदम रिलेटेड है, एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमारी परीक्षा के हिसाब से हमारे कॉन्सेप्ट के आधार पर कैसे रिलेट करेगा, क्या इसका अर्थ होगा, इसको हिंदी में कहेंगे स्थानीय और जातीय मान। स्थानीय और जातीय मान, आप लोग हेडिंग लगा लेना अपनी कॉपी में कि स्थानीय और जातीय मान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले दिमाग में एक बात रख लीजिए कि हम अपने पूरे लाइफ में इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया क्या ही सिस्टम फॉलो करेंगे, मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम ही फॉलो करेंगे, बट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को भी समझेंगे। मिलियन बिलियन का भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जानेंगे, लेकिन प्रयोग में हम इंडियन सिस्टम को ही लाएंगे। हाँ, आपका कोई ऐसा कोलेब्रेशन मिलियंस मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, तो आप जरूर मिलियन बिलियन का प्रयोग करेंगे। भारतीय खिलाड़ी जो आईपीएल में खेलते हैं, उनकी जो बोली लगती है मिलियंस बिलियन में ही लगती है। आपने देखा होगा कि फला खिलाड़ी इतने मिलियन में बिके आईपीएल में, ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, क्योंकि वहां पर सभी इंटरनेशनल लेवल की बात होती है, आईसीसी गवर्न करती है, तो वहां मिलियन बिलियन की बात होती है। जबकि अगर कोई काम केवल इंडियन स्तर पर होगा, भारतीय लेवल पर होगा, तो वहां पर केवल हजार, 10,000 करोड़, 10 करोड़ का ही अमाउंट डिस्कस किया जाता है। चलिए, स्थानीय और जातीय मान की बात करिए। मैंने कहा हर जो संख्या आप लिखते हैं, चाहे जो संख्या आप लिखते हैं, हर संख्या को बनाने के लिए दो चीजों की बेसिक आवश्यकता थी, एक तो डिजिट की, दूसरी प्लेस की। डिजिट और प्लेस के कॉम्बिनेशन से कोई संख्या डेवलप हो पाई, कोई संख्या बन पाई। अब कोई संख्या हम जब लिखते हैं तो आपको पता है कि डिजिट और प्लेस का निर्धारण दो प्रकार से होता है। एक तो इंटीजर मतलब पूर्णांक, दूसरा फ्रैक्शनल मतलब भिन्न। इस प्रकार से किसी भी संख्या के प्लेस का निर्धारण किया जाता है। कोई भी संख्या जब हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा 8234, मान लीजिए एक संख्या लिखा। अब इस संख्या को हम जनरली, जैसे हम बैंक पासबुक हम अगर नोटिस करें तो दशमलव के बाद कुछ जरूर लगा होगा, 00 लिखा होगा या कुछ अमाउंट रहता है, आपने नोटिस किया होगा। मान लीजिए दशमलव के बाद यहाँ पर 4, 6 ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। अब मुझे इसमें से प्रत्येक अंक का अगर मान लीजिए स्थानीय मान निकालना हो, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, इसको समझने की कोशिश करिए। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए जैसे हम 4 का निकालेंगे, तो हम 4 गुणे, क्योंकि यह इकाई है, आपने देखा यह 10 की पावर 0 के स्थान पर है, यह 10 की पावर 1 के स्थान पर है, यह 10 की पावर 2 के स्थान पर है, यह 10 की पावर 3 के स्थान पर है। अब आपने यहां पर लिखा 4 गुणे 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, मतलब यह 4 हो गया। इधर इसकी बात किया तो 3 गुणे 10 की पावर 1, मतलब यह 3, 30 हो गया। 2 गुणे 10 की पावर 2, हम इसको हम 200 कह सकते हैं, जबकि 8 गुणे हम 10 की पावर यहां पर 3 कर देंगे तो 10 की पावर 3000 होता है या 8000 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इधर साइड चले जाएं तो यह 10 की पावर -1 होगा, यह 10 की पावर आपका -2 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर -1 मतलब 0.4, और इधर आप 6 गुणे, ऐसे लिख दे रहे हैं 6 गुणे 10 की पावर -2 मतलब 0.06 होगा। इस तरह से हमने अंकों के स्थानीय मान को एक्सप्लेन किया, दिखाया। अब यहां पर कंफ्यूजन है कि हम इतना कुछ क्यों लिखें, इतना कुछ यहां पर क्यों समझे हम इस तरह की संख्याओं के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था 8234.46। अब मुझे मान लीजिए स्थानीय मान निकालना है किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का, किसी भी संख्या में। स्थानीय मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि आप जैसे उस अंक पर जाइए, 4 के बाद दशमलव तक जाने के लिए काउंट करिए कि कितने अंक तक क्रॉस करने के बाद आप दशमलव पे पहुंच पाओगे। तो आपने कहा मुझे कोई अंक क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, तो 4 एग्जैक्टली इसका स्थानीय मान हो गया। यह स्थानीय मान 4 का है, यह 4 का है। इधर 3 का स्थानीय मान अगर हम नोटिस करेंगे तो 3 के बाद दशमलव तक पहुंचने के लिए एक अंक क्रॉस करना पड़ा, इसका मतलब 30 इसका 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। ऐसे ही 2 को अगर हमें निकालना है तो 2 के बाद
दशमलव तक पहुंचने के लिए 2 अंक क्रॉस करना पड़ेगा, तो यह आपका 2 का हो जाएगा। ऐसे 8 के बाद दशमलव तक पहुंचने के लिए 3 अंक क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब 8000 यहां पर 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब जैसे इस 4 की बात किया जाए, दशमलव वाला जो है 4 का स्थानीय मान, इसका निकालने के लिए दशमलव तक पहुंचने के लिए कोई अंक क्रॉस करना ना पड़ेगा, 0.4 या हम 0.4 4 का स्थानीय मान कह देंगे इस 4 का। जबकि अगर 6 का निकालना है, दशमलव तक पहुंचने के लिए 1 अंक क्रॉस करना पड़ेगा, तो 1 दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 0.6 यहां पर 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ था, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक पर जाइए, उससे दशमलव तक पहुंचने की कोशिश करिए। अब कोशिश करने के दौरान जितने अंक क्रॉस करते हैं, अगर आप पूर्णांक साइड में है तो आगे 0 लगाइए, और अगर आप भिन्न साइड में है तो आप 0 लगा के तब दशमलव लगाइए। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। स्थानीय मान तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर जातीय मान की, स्थानीय मान तो चलिए एक बार की समझ में आया होगा आपको। बात अगर मैं करूं जातीय मान की, तो जातीय मान जिसको आप कहते हैं फेस वैल्यू, देखिएगा ध्यान से, जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। अब जैसे हम कहते हैं कि किसी भी पर्सन का स्थानीय मान में 2 चीजें इंक्लूड होती है, एक तो उस पर्सन का नाम, दूसरा उस पर्सन का एड्रेस। मतलब जैसे अगर हमने कहा किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, तो उस अंक को लिया, साथ साथ उसका एड्रेस मतलब उसका स्थान लिया, दोनों को मर्ज कर दिया, स्थानीय मान आया। फेस वैल्यू मतलब आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, एग्जैक्टली आप ही दिखोगे, तो आपका फेस वैल्यू आप खुद हो। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का जातीय मान, प्रत्येक अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है, वह अंक स्वयं होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। आप जैसे किसी भी अंक की बात करिए, आप जैसे 8 की बात करिए, तो 8 का जातीय मान 8 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, चाहे वो जहां पर रहे। चाहे 4 के जातीय मान की बात करोगे, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा। किसी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है, फेस वैल्यू वह स्वयं होता है, उसमें कोई चेंज की आवश्यकता नहीं होती। इस बात को दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, इस बात को खूब अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। अब हम एक बात समझ गए कि जैसे मुझे इसी संख्या को 8246, क्या थी संख्या, आपने देखा 8234 था, 8234 पॉइंट आपकी जो संख्या थी 46 था, 8234.46। यह जो संख्या थी, या हम किसी भी प्रकार की संख्या होगी, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो प्रदर्शन होगा, उसको हम कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं समझने की कोशिश करिए। आप लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर 3 प्लस 2 गुणे 10 की पावर 2 प्लस 3 गुणे 10 की पावर 1 प्लस 4 गुणे 10 की पावर 0 प्लस 4 गुणे 10 की पावर -1 प्लस 6 गुणे 10 की पावर -2। इस संख्या का सही रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली, जिसका इंपॉर्टेंस कुछ देर बाद आपको समझ में आएगा, कुछ ऐसे किया जा सकता है। मतलब किसी भी संख्या का प्रदर्शन करने के लिए हम इस व्यवस्था का प्रयोग कर सकते हैं, इस व्यवस्था का प्रयोग ला सकते हैं, जो कि प्लेस वैल्यू को जातीय वैल्यू से मर्ज करने के बाद डेवलप होता है। मतलब अगर कोई संख्या आपको दर्शानी है, तो आप 2 चीजों का सहारा ले लीजिए, उस संख्या की फेस वैल्यू और उस संख्या की प्लेस वैल्यू, दोनों को मर्ज कर दे तो संख्या डेवलप हो जाती है, संख्या बनकर सामने आ जाती है। क्लियर है। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक फैक्ट दिमाग में रख लीजिएगा। फैक्ट यह है कि किसी भी संख्या की बात करिए, किसी भी संख्या की बात करिए, किसी भी संख्या के सभी स्थानीय मानों का जोड़, स्थानीय मानों, किसी संख्या के सभी स्थानीय मानों का जो योग होगा, एडिशन होगा, वह संख्या स्वयं होगी, वह संख्या स्वयं होगी। इस बात को दिमाग में रखिए। एक खूब अच्छे से इस फैक्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। किसी भी संख्या के सभी स्थानीय मानों का जोड़ वह संख्या स्वयं होती है। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 7 2 3 4 8,
मान लीजिए संख्या दशमलव का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब इस संख्या के सभी स्थानीय मानों की बात करें 7 की, तो 7 की पावर 7 गुणे 10 की पावर 4, मतलब यह सब ये देख लीजिए आप खुद ही, दशमलव के बाद 0 है सपोज करिए, दशमलव तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 इतना लगाया, प्लस 2 के बाद दशमलव तक पहुंचने के लिए 3 0 2000 लिखा, 3 के बाद दशमलव तक पहुंचने के लिए 2 0 300 लिखा, 4 के बाद 40 8 लिखा। सब अगर जोड़ दीजिए तो 72,348 हो जाएगा, एज इट इज वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। यह एक फैक्ट आपकी कॉपी में हुआ कि किसी भी संख्या के सभी अंकों, या हम कह सकते हैं सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग वह संख्या ऑलवेज खुद होगी, इटसेल्फ होगी। जिसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट करके जो है समझ सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसको समझिए। दूसरी बात, अब जैसे मान लीजिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस की बात करिए, हम लोग यहां पर देखते हैं, समझते हैं, समझ करके तब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कहा कि एक संख्या है 89483.27। मैंने कहा इसमें, इस क्वेश्चन में, कि प्रत्येक 8 के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने कहा यह संख्या आपको दी गई है, इस संख्या में प्रत्येक 8 के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। आप सब बताइए मुझे क्या हो जाएगा। चलिए, मैं जैसे योग ज्ञात करने गया तो सबसे पहला 8 का स्थानीय मान, 8 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरे 8 के पास गए, 8 के बाद 1 0, 8 के बाद 1 0, मतलब पहले 8 का स्थानीय मान 80,000, दूसरे 8 का स्थानीय मान केवल 80। दोनों को जब मैंने जोड़ा तो 80,000 80 हो जाएगा, जोड़ने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 80,000 80 योग हो जाएगा। अब रही बात अंतर की, आपको इसको भी दिमाग में रखना होगा कि अंतर और घटाव में फर्क होता है। अंतर और घटाव में इस बात से फर्क होता है कि अगर हम यहां पर अंतर ना लिखे होते, घटाव लिखे होते, तो घटाव तो किसी का भी किसी से किया जा सकता है, 80 का 80,000 से भी, या 80,000 से 80 को भी। अंतर का मतलब दोनों के बीच का जस्ट डिफरेंस। जैसे 5 और 2 का अंतर क्या होगा? 5 और 2 का अंतर 3 होगा। 2 और 5 का अंतर क्या होगा? 3 होगा। लेकिन कोई कहे 5 से 2 घटाओ तो हम कहेंगे सर 3 आएगा, लेकिन 2 से 5 को घटाने पर -3 आएगा। अंतर सदैव पॉजिटिव होता है, अंतर सदैव दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। अब यहां पर दूरी होती है, एक तरह से कह सकते हैं। अब अगर 80,000 से आप जो है 80 घटाते हैं, 10 से 8 2 0 9 9 7 79 920, यहां पर दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव वाली संख्या का भी प्रयोग कर लिया जाए जिससे कि और स्पष्ट हो जाए। मैंने कहा कि 89394.926 मेरे सामने है। मैंने कहा कि प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 9 के स्थानीय मानों का अंतर योग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस 9 की बात किया हमने, तो इस 9 का स्थानीय मान 9 के बाद 3 0। इस 9 की बात किया तो 9 के बाद 1 0। इस 9 की बात किया तो 9 के पहले दशमलव, सबको जोड़ दिया, 9,000 प्लस 90 प्लस दशमलव 9, सबको जोड़ा तो हमारे पास 9,090.9 बनकर आया। 9,090.9 बनकर आया। आपने जब जोड़ा तो आपको समझ में आया कि यहां पर अगर हम प्रत्येक 9 के स्थानीय मानों को जोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्था बन जाती है, कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट हो जाता है। इसका 9,000 हुआ, इसका 90 हुआ, इसका 0.9 हुआ, तीनों को जोड़ दिया तो 9,090.9 यहां पर जुड़ करके इस संख्या का स्थानीय मान आपके सामने जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है। थोड़ा सा और एक बात देख लें आप सब लोग, इसमें क्लियर हुआ होगा। 2876.2378। अब आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें मैंने लिखा प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक 7 के स्थानीय
सात के स्थानीय मानों, सात के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर बताएं। प्रत्येक सात के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर बताएं। अब आप देखिए यहां पर दो सात दिख रहे हैं, एक पूर्णांक के पार्ट में है, एक दशमलव के पार्ट में है। सात के बाद 2 जीरो बढ़ा दें, 700 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इधर इस सात की बात करें, सात के पहले 2 जीरो लगाकर दशमलव लगा दें, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। योग अगर हम लोग कर रहे हैं, योग करना तो आसान है। 700 को हम जोड़ दें 0.007 में, आंसर हो जाएगा 700.007। चलिए ये कोई दिक्कत नहीं है। रही बात अंतर की, तो 700 है, 000 कर दीजिए, 000.007 घटा रहे, 10 में से 7 3 9 9 9 9 6 699.993 699.993 सीका चौहान करेक्ट आंसर। आप सब ने यहां पर जब घटाने की बात आई तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे, जोड़ने की बात आएगी दोनों का एडिशन कर देंगे। हम सिंपली यहां पर बिहेवियर परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह की यूजेस कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई होगी कैसे आप दो संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उनका स्थानीय मान निकालते हैं और अंतर निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। एक और देखिए, मैंने कहा 8932.7983 अब मैंने आपसे कहा सपोज करिए कि 8 के स्थानीय तथा जातीय, 8 के स्थानीय तथा जातीय, इस 8 को हटा देते हैं, यहां पर इसको 5 कर देते हैं। 8 के स्थानीय तथा जातीय मानों का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपसे देखिए 8 के स्थानीय तथा जातीय मानों की बात किया है। 8 आपको केवल दशमलव में दिख रहा है, 8 आपको दशमलव में दिख रहा है। इसका स्थानीय मान अगर निकालेंगे तो स्थानीय मान हो जाएगा 00, मतलब 0.008। क्यों? क्योंकि 8 है, 8 के पहले 2 अंक है, तब दशमलव तक पहुंच रहे हैं, तो 0.008 इसका स्थानीय मान हुआ। इसका जातीय मान वह खुद ही रहेगा। हमने आपको बताया था कि जातीय मान किसी भी संख्या का वह एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जातीय मान 8 खुद ही रहेगा, 8 ही रहेगा किसी संख्या का। अब जैसे हम बात अगर योग की करेंगे तो 8 के बाद 20.008 लिख दीजिए। अंतर की बात करिएगा तो 8 में से आप घटा दीजिए किसको, 0.008 को घटाएं, 10 से 8 2 9 9 7 7.992 यहां पर डिफरेंस हो जाएगा। तो हम दो संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं, 8 के स्थानीय मानों का, 8 के जातीय मान, या मतलब कुछ भी ऐसी स्थिति बने तो आप लोग यहां पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। इतनी बातें आप लोग समझ लिए? गुड, चलिए अच्छी बात है। अब आप लोग जो है कुछ हम यहां पर सम दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट करें और कंप्लीट करके हमें आंसर करा दें, उनका सब लोग समझ में आ जाए। जैसे कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। मैंने कहा संख्या 983444632 में 8 तथा 4 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न आपके सामने हो गया। दूसरा हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां पर 10.009 में प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। एक तीसरा 8 into 10 to the power 3 plus 4 into 10 to the power 2 plus 7 into 10 to the power 0 plus 2 into 10 to the power -1 plus 5 into 10 to the power -3 में 4 तथा 2 के स्थानीय मानों का योग तथा अंतर ज्ञात करें। देखिए इस तरह से आपको प्रश्न करना है। आप ये तीनों प्रश्नों का स्क्रीन शॉट ले लीजिए और यहां पर
इस तरह के प्रश्न का आंसर आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें करके हमें यहाँ पर कमेंट करें। हम लोग इस तरह के प्रश्नों पर डिस्कशन, और साथ साथ इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि स्थानीय मान जातीय मान के ही हैं, डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। कुछ प्रॉब्लम जैसे कि वीडियो क्वालिटी की है, जैसे कि आपके नेटवर्क की है, तो वो सब चीजें मैं थोड़ा सा रियलाइज कर लूं कि क्या स्थिति आ रही है, जिससे हम उस सब पे रिकवरी पा ले। 1-2 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हम लोग एफिशिएंट वे में क्लास कर पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लास के दौरान जैसे इस तरह की बातें आती, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमको भी होता है कि प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो नहीं चल रहा है, क्वालिटी नहीं सही आ रही है, तो ये सब में चीजें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती हैं दिमाग को। मैं चाहता हूं कि हर चीज स्मूथली आपके सेट हो जाए, तब आप क्लास करोगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। इनका आंसर करिएगा। साथ साथ मैंने आपको अभी फिर से मैं बता दूं, 12 बजे आज ही 12 बजे दोपहर को आज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं या लाइव देख रहे थे, आप सब लोग प्रत्येक आप उस क्लास में रहिए। आप सबके कमेंट आने चाहिए, मैं आप सबका इंतजार करूंगा, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, मैं आप सभी का वेट करूंगा। तो आप सब लोग रह करके उस क्लास को प्रॉपरली देखें और अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करें। वह आपके पाठ्यक्रम का, सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिलते हैं हम लोग यहाँ पर 12 बजे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाएगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे और 12 बजे जरूर सब लोग मिलेंगे। इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।